विविध भारती। दोस्तों नमस्कार। रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, या बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, या कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो। ये गज़लें आपने खूब सुनी होंगी। ये गज़लें जिस अजीम शायर की कलम से निकली उनका नाम है निदा फ़ाज़ली। वो हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी विविध भारती के स्टूडियो में बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। निदा फ़ाज़ली साहब का रेडियो से बड़ा गहरा नाता रहा है। कई मर्तबा वे विविध भारती के स्टूडियो में आए, कई बार उनकी मुशायरों का हमने इसी स्टूडियो में लुत्फ़ लिया और आप सब ने रेडियो पर उन्हें खूब सुना होगा। तो आज निदा साहब के शरीक हयात मालती जोशी फ़ाज़ली को हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मालती जी खुद एक लेखिका हैं, वो खुद भी शायरी करती हैं। गुजराती, मराठी, हिंदी और हरियाणवी फिल्मों में उन्होंने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। तो मालती जोशी जी, हम आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और यहाँ आके। कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर? आपका भी रेडियो से बड़ा गहरा नाता रहा है, लगाव रहा है, तो बताइए। जी रेडियो मैंने गुजराती सुगम संगीत में मैंने पास किया था और मैं 5 साल आर्टिस्ट रही हूँ। ऑल इंडिया रेडियो मुंबई ऐसे मेरे प्रोग्राम आते रहे हैं हमेशा। आकाशवाणी मुंबई से। आकाशवाणी मुंबई से अभी भी शायद आते होंगे गाने, कभी कभी बहुत बड़े बड़े शायरों के गाने मैंने गाए हैं रेडियो स्टेशन पे। जी, तो रेडियो सुनती हैं आप? हाँ, रेगुलर सुनती हूँ। जी, कोई ख़ास प्रोग्राम आपके जहन में याद आ रहा है? नहीं, ख़ास प्रोग्राम तो आपका ही सुनती हूँ, रेडियो सखी। जी, अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने बताया कि मराठी और गुजराती फिल्मों में भी काम किया है, हिंदी फिल्मों में काम किया है, और हिंदी फिल्मों में आपने जिक्र किया था कि शर्मिला टैगोर के साथ एक फिल्म की थी, तो ज़रा अपने बारे में तफसील से बताइए हमारे श्रोताओं को। शर्मिला टैगोर वाली फिल्म थी सुहाना सफ़र। जी, उसमें मेरा काफ़ी अच्छा बड़ा रोल था, शर्मिला जी के साथ ही था। दूसरी फिर मैंने शर्मिला जी के साथ और एक फिल्म की थी, मेरे हम सफ़र। सुहाना सफ़र में शशि कपूर हीरो थे और उसमें जितेंद्र जी हीरो थे मेरे हम सफ़र में। जी, तो जितेंद्र जी हीरो थे, और तो उनके साथ आपने शूटिंग की थी उनके साथ? हाँ, मेरा रोल ही था ना उसमें, वेम्पिश का थोड़ा सा एक छोटा सा रोल था मेरा। हाँ, तो सब आर्टिस्ट के साथ, बलराज साहनी भी उसमें गेस्ट अपीयरेंस थे और बहुत अच्छा रोल था मेरा उसमें। तो बड़ी खूबसूरत सी याद होगी आपके जहन में, ज़रा साझा कीजिए हमारे श्रोताओं के लिए कि शूटिंग से जुड़ी हुई कैसा था वो शूटिंग वाला अनुभव? बहुत अच्छा था। आर्टिस्ट सारे बड़े बड़े थे, लेकिन ऐसा सेट के ऊपर कभी महसूस नहीं होता था कि हम बड़े आर्टिस्टों के साथ काम कर रहे हैं। बड़े मिलनसार और सारे आर्टिस्ट डाउन टू अर्थ थे। बलराज साहनी तो बहुत ही मिलनसार हैं जी। और सुहाना सफ़र में ज़्यादातर नाइट शूट ही करते थे हम लोग। तो धर्मेंद्र जी जो प्रोड्यूसर थे उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो रात पर वो सेट पे आके बैठते थे और बड़ा फैमिली जैसा माहौल बना के रखते थे वो लोग सब। बहुत अच्छा लगता था काम करना। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने मराठी, गुजराती और हरियाणवी फिल्मों में भी काम किया, तो उस सफ़र के बारे में बताइए। कौन सी फिल्म आपके जहन में आ रही है जिसका जिक्र आप करना चाहेंगी, मराठी और गुजराती, क्योंकि आपने बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा किए हैं, मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं उसमें। उसमें जो हरियाणवी फिल्म थी उसके लिए तो मुझे वो मेरी पहली फिल्म थी, डेब्यू फिल्म कह सकते हैं उसको। मैं स्टेज पे, गुजराती स्टेज पे बहुत मैंने काम किया है। वहाँ से ही मैंने एक्टिंग की शुरुआत की थी एक्चुअली, गुजराती स्टेज से। जी।
तो वहाँ से ही उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया था। प्रोड्यूसर देखने आए थे। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वगैरह उसमें गुजराती थे। तो उन्होंने वहाँ से मुझे देखा था और सिलेक्ट किया था। तो इस तरह से मेरा डेब्यू हुआ फिल्मों में जी। और वहाँ काफ़ी पंजाब में, हरियाणा में शूटिंग हुई थी जी। और बड़े अच्छे अच्छे शॉट लिए गए थे घुड़सवारी के। ये वो डाकू जैसा वो था, शहीद का कैरेक्टर था हीरो का। तो बड़ा अच्छा माहौल था और बहुत अच्छा काम किया उसमें। उन नाटकों के नाम याद है आपको? कौन कौन से नाटक में आपने काम किया, गुजराती नाटकों के खास तौर से? गुजराती नाटकों में मैंने कांति मड़िया, जो गुजराती के ये राज कपूर कहे जाते हैं, बहुत फेमस डायरेक्टर थे जी, उनके प्रोडक्शन में काम किया है। क्या बात है। जगदीश शाह जो बहुत फेमस डायरेक्टर थे, उनके ड्रामाओं में, काफ़ी ड्रामाओं में मैंने काम किया है। इस तरह से जितने भी वो टाइम पे जो टॉप के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, सबके साथ मैंने काम किया है। और मराठी नाटक कौन कौन से नहीं, किया? मराठी नाटक नहीं किया मैंने। अच्छा। एक हिंदी नाटक किया है। हाँ। वो अग्निहोत्री करके कोई डायरेक्टर थे, उनका था, विजय दत्त और अग्निहोत्री, वो लोग, उनका प्रोडक्शन था। तो एक हिंदी में किया है मैंने। और मराठी फिल्में आपने की हैं? मराठी एक फिल्म की है मैंने अशोक सराफ के साथ, मेरा गेस्ट अपीयरेंस था, बाइल वेड़ा। अच्छा। बाइल वेड़ा में मैंने काम किया है मराठी में। जी। तो कहाँ से आपने तालीम ली, एक्टिंग की तालीम कहाँ से ली? नहीं, मैंने कहीं से तालीम नहीं ली। अच्छा, सीधे स्टेज पर आने का मौका? गिफ्टेड था मामला और अचानक से ही मुझे ऐसे कुछ सोच समझ के नहीं किया कि ये मुझे करना है। कुछ आइडिया भी नहीं था। हुआ ऐसा कि मेरी बड़ी सिस्टर जो है उमा जोशी, वो पहले उसने शुरू किया था। वो मेरे से 4 साल बड़ी है जी। तो उसने शुरुआत की थी फिर ये ड्रामाओं में, गुजराती ड्रामाओं में। पहले उसको ऑफर आए थे। एक दिन एक छोटा सा भोजपुरी प्ले था, उसमें उसको बुखार हो गया अचानक से। 1 एक्ट या ऐसा छोटा सा प्ले था। तो वो प्रोड्यूसर वगैरह उनके जो थे वो सब घबरा गए कि एकदम से इतना बुखार था उसको 104, तो वो स्टेज पे नहीं जा नहीं सकती थी वहाँ पे। तो उन्होंने घर पे आए थे वो लोग, तो मुझे देखा तो बोले कि ये आपकी छोटी बेटी कर सकती है, इसको करा लें छोटा सा काम। हम लोग बहुत मुसीबत में नहीं तो फंस जाएंगे। हाउसफुल उनका हो गया था सब। तो मेरी मम्मी ने कहा कि देखो, मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं ट्राई कर दूँ। तो इस तरह से मैंने उसमें वो रोल किया और उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। हाँ, और उसमें मैं और वो दोनों बहुत ही सिमिलर दिखते थे। अच्छा। तो किसी को पता ही नहीं चला कि ये कैरेक्टर चेंज हो गया है। ओह। और उसका नाम उमा है, तो मुझे सब उमा जी करके वहाँ बोल रहे थे। और मैंने पूरा वो ड्रामा 1 एक्ट प्ले था छोटा सा, तो कर लिया। जी जी। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई। तो वहाँ से सबको पता चला कि मैं कर सकती हूँ। उसके बाद फिर शुरू हो गए ड्रामे सिलसिला। जी। तो क्या बात है, उसके बाद तो फिर आपने हिंदी फिल्मों में भी काम किया। और डाकू का अभी बात कर रही थी, तो एक फिल्म थी चंबल का डाकू, ऐसा कुछ नाम था फिल्म का नाम। उसमें भी आपने रोल किया है, वो कैसा था? हाँ, वो भाभी का रोल था। हाँ। तो उसमें मेरे हस्बैंड की डेथ वो डाकुओं के हाथ से हो जाती है, इस तरह का पूरा कैरेक्टर था। अच्छा। इमोशनल टाइप का, थोड़ा ट्रेजेडी टाइप का। और मैं निदा हूँ एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जी, जिसमें आपकी भी भूमिका है, जिसमें आपने बहुत सारा उनके बारे में बताया है दर्शकों को। और ये डॉक्यूमेंट्री विजुअल है, तो इसके बारे में बताइए, क्या है इसका कंसेप्ट, क्या है और कैसे आइडिया आया, किसने बनाया? ये दिल्ली के एक प्रोड्यूसर हैं अतुल गंगवार करके, और अतुल पांडे करके उनके डायरेक्टर हैं जी। उन्होंने मिलके ये प्रोजेक्ट सोचा था। और एक्चुअली ये जो सुनो तुम एल्बम जो बना था वो उनका ही प्रोडक्शन था, उन्होंने प्रोड्यूस किया था लास्ट एल्बम निदा साहब का। जी। तो वो काफ़ी बरसों से निदा साहब के साथ काम करते थे, अतुल गंगवार। तो उन्होंने सोचा कि इतना अच्छा हमारा रिश्ता रहा है, छोटे भाई की तरह निदा साहब ने रखा है, तो कुछ उनकी याद में कुछ करना चाहिए। तो ऐसा सोच के उन्होंने ये
एल्बम, सॉरी ये डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री बनाई। बनाई है। तो इसकी शूटिंग कहाँ पर हुई? आपके घर पर हुई या कहीं बाहर किसी नहीं, लोकेशन में? अलग अलग लोकेशन है। उसमें ग्वालियर उनका होम टाउन था, तो वहाँ से उन्होंने शुरुआत की है। और काफ़ी जहाँ जहाँ वो उनकी यादें जहाँ पे लगती थी कि यहाँ करना चाहिए, ऐसी जगह ढूंढ ढूंढ के उन्होंने किया है। कुछ हमारे घर के अंदर भी उन्होंने शूट किया है और अलग अलग लोकेशन पे किया है। तो ये आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि निदा साहब के बारे में डॉक्यूमेंट्री बन रही है और आप बोल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उनके शरीक हयात हैं, तो एक ख़ास तरह का रोमांच होता है। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? कोई शूटिंग से जुड़ी हुई कोई बात बताना चाहती हैं श्रोताओं को? शूटिंग से तो यही था कि इसी तरह से जैसे अभी आप बात कर रही हैं मेरे साथ, उसी तरह से अतुल पांडे जो डायरेक्टर थे, वो मेरे घर पे ही शूट किया है निदा साहब की लाइब्रेरी में। तो वहीं बैठ के मैं वो जैसे उन्होंने मुझसे सवाल किए उसके हिसाब से मैंने जवाब दिए, और बस ऐसे ही नेचुरल सी बातचीत है और कुछ नहीं है। वो नेचुरल बातचीत बड़ी अच्छी लगती है, जैसे कि आप अभी कर रही हैं। जी। तो उसमें कुछ शेरो शायरी भी पढ़ी है आपने? नहीं, निदा साहब के बारे में ही बताया है, उनका नेचर कैसा था, क्या था, कैसे मिले, क्या वगैरह, इस तरह का छोटी छोटी बातें। तो अब हमें भी बता दीजिए उनका नेचर कैसा था, कैसे आपकी पहली मुलाकात हुई। और वो एक बाकायदा सीन है, एक फिल्म थी गुलमोहर, तो फिल्म गुलमोहर के बारे में बताइए और आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई निदा साहब से, वो बताइए। निदा साहब मुझे गुलमोहर फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे उनके ऑफिस में ही मिले थे पहली बार। प्रोड्यूसर ने मुझे बुलाया था एग्रीमेंट साइन करने के लिए। पहले बातचीत हो गई थी, सिलेक्शन हो गया था, तो एज ए लीड रोल में उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। जी। निदा साहब वहाँ ऑफिस में बैठे हुए थे जब मैं गई थी, तो इंट्रोडक्शन हुआ कि ये निदा फाजली हैं, ये राइटर हैं, शायर हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब ये लिखेंगे, ये मालती जी हमारी हीरोइन है। ऐसी बातें हुई थी। उसके बाद तो काफ़ी दिन के बाद फिर मुलाकात हुई, तो मेरे घर पे उनको पता चला कि मैं गाना सीख रही थी उस वक्त। तो विशारत कर रही थी मैं गाने में, क्लासिकल में। जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो फिर आपके घर पे ही सिटिंग रखते हैं। तो मेरे घर पे सिटिंग रखते थे। जी। और म्यूजिक डायरेक्टर थे मानस मुखर्जी, ये जो शान है ना, शान के पिताजी। हाँ, उसके पिताजी। तो वो भी आते थे, निदा साहब आते थे, प्रोड्यूसर वगैरह सब बैठ के मेरे घर पे म्यूज़िक कंपोज वगैरह करते थे। तो उस वक्त हम लोग वर्ली में पूनम अपार्टमेंट में रहते थे। जी। तो वहाँ पे ये सारी मीटिंगें, सीटिंगें होती थी। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद पता चला वो फिल्म बंद हो गई। तो फिर निदा साहब से कनेक्शन छूट गया। जी। लेकिन निदा साहब तो इतने शाय थे ना कि वो कुछ बोलते ही नहीं थे। जी। वो गर्दन झुका के, आंखें झुका के बस चुपचाप बैठे रहते थे। 3-3, 4-4 घंटे मीटिंगें शीटिंगें चलती थी, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आती थी वहाँ पे। अच्छा। एकदम खामोश बैठे रहते थे। तो वहाँ पे तो ऐसा कोई सिलसिला कुछ हुआ ही नहीं, ना मैंने उनको पहचाना, ना उन्होंने मुझे देखा। जी। बस ऐसे ही वो सिलसिला ख़त्म हो गया। उसके बाद एक लंबा गैप निकल गया, 6-7 साल का। जी। मैं फिर अपनी फिल्मों में, ज़्यादातर फिल्में गुजराती में, वहाँ पे बड़ौदा इधर उधर शूटिंग के लिए जाने लगी। फिर धीरे धीरे मैंने लाइव प्रोग्राम म्यूज़िक के भी चालू किए। जी। तो म्यूज़िक के प्रोग्राम और फिल्मों की शूटिंग, उसी में मैं बिज़ी रही। जी। हुआ ये कि बहुत टाइम के बाद अचानक गुजरात में कार से जाती थी बाई रोड शूटिंग के लिए बार बार। तो एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। ओह। तो इतना सीरियस एक्सीडेंट हो गया जी। कि डॉक्टर ने कहा कि अभी कम से कम 2 साल आप काम नहीं कर सकती। जी। क्योंकि गुजराती फिल्मों में घुड़सवारी और फाइटिंग और ये सारा सीन लेडीज़ को बहुत करना पड़ता है। जी। उस पे ही फिल्में चलती है, तालियां बजती है। जी। तो डॉक्टर ने बोला ये सब नहीं हो सकता, आराम करना पड़ेगा आपको 2-3 साल, फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर आप वापस कर सकती हैं। तो मैंने कहा अभी 2-3 साल मैं क्या करूँगी जी। घर में बैठ के।
मुझे तो आदत ही नहीं थी, मैं तो बहुत लगातार काम करती रहती थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो मैंने फिर सोचा कि अभी गाने पे मैं ध्यान दूंगी। तो मैंने रियाज़ करना और गाना गाना सब शुरू कर दिया जी। उसमें मुझे गज़ल का ऑफ़र आया। ये जो पंकज उदास वगैरह गा रहे थे ना, तो बड़ा शोर हो रहा था गज़लों का, जो देखो सब गज़लें गा रहे थे। तो मुझे भी ऑफ़र मिला होटल का। हमारे घर के पास होटल था, मेरे फादर उसमें काम करते थे जी, एज ए मैनेजर जी। तो उन्होंने सजेस्ट नहीं किया, उनको पता चला कि यहाँ ये होटल वाले सिंगर ढूंढ रहे हैं जी। तो उनका नेचर ऐसा नहीं था कि सिफारिश लगाओ या कोई बात करो अपनी तरफ से। तो उन्होंने कहा देखो मेरे होटल में ऐसा ऑफ़र है, तुम आके ऑडिशन दो, कुछ लोग आने वाले ऑडिशन के लिए, अगर पास हो जाओगी तो बाद में मैं बताऊंगा कि ये मेरी डॉटर है जी। नहीं तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अगर पास नहीं करेंगे तो। तो मैंने कहा ठीक है, करते हैं, कोशिश करके देखते हैं जी। तो पहली बार मैंने वो ऑडिशन दिया गज़ल का और वो पहले ऑडिशन में ही मैं पास हो गई। जी जी। और सारे दूसरे फेल हो गए। ओह। और उसके बाद मैं वहाँ से एस्टैब्लिश गज़ल सिंगर बन गई। तो लगातार फिर गज़लें गाने लगे, गज़लों के प्रोग्राम आने लगे, ये वो दुनिया भर का सब गज़लों का सिलसिला शुरू हो गया और बाकी का सब भूल गई मैं और उसी में मेरा ध्यान चला गया। एल्बम्स भी गाए या स्टेज पर गाया करते थे? पहले स्टेज पे गाया, उसके बाद फिर मुझे एल्बम के ऑफ़र आने लगे जी। उसके बाद फिर निदा जी की एंट्री हुई। अच्छा। तो उनकी वो गज़ल दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो हाँ बड़ा धूम मचा रही थी वो, खो जाए तो मुझे लगा कि ये शायर अच्छा है और ऐसी गज़ल मुझे भी कोई मिल जाए तो मैं भी हिट हो जाऊं। जी। तो मैं उनको ढूंढने लगी कि इसको कैसे ढूंढे, ये शायर को कहाँ मिलेंगे, क्या है। उसके बाद जब तकदीर किसी दो लोगों को मिलाना चाहती है ना, कुदरत, तो कैसे खेल रचती है वो अजीब सा मुझे उसमें महसूस हुआ कि मैं सारी लाइनें चेंज करके गज़ल में पहुंच गई और गज़ल गाते गाते मैं वर्ली से कार्टर रोड पे शिफ्ट हो गई रहने के लिए। अच्छा। और निदा साहब जो बरसों से स्ट्रगल में थे वो घूमते घूमते खार डांडा में आ गए जी। उन्होंने अपना फ्लैट पहली बार खरीदा जी। जो किराए पे और पेइंग गेस्ट में और इधर उधर बरसों से घूम रहे थे। तो पहली बार उन्होंने भी अपना फ्लैट खरीदा। अब उनका घर और मेरा घर आसपास हो गए, आसपास एकदम 10 मिनट के फासले पे आ गए घूमते घूमते। मुझे कुछ याद नहीं था, कुछ पता भी नहीं था कि ये शायर कौन है। एक दिन वहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया है खार डांडा में, दोनों हमारे घर के बीच में। बैंक ऑफ इंडिया में निदा साहब आए थे, कुछ उनका अकाउंट था वहाँ पे जी। और मेरी छोटी बहन वहाँ पे गई हुई थी, बैंक के किसी काम से भेजा था मेरे फादर ने। तो उन्होंने निदा साहब ने उसको देखा तो पहचान गए, बरसों के बाद मिले तो बोले अरे तुम यहाँ कैसे जी। आप यहाँ कैसे अंकल, ऐसे दोनों की बात हुई। और फिर बोले कि कहाँ रहती हो, मालती जी कैसी हैं, सब घर में कैसे हैं। बातचीत हुई और पता चला दूसरे दिन निदा साहब मेरे घर पे 8 बजे चाय पीने आ गए। तो 8 बजे निदा साहब आपके घर आ गए, फिर क्या हुआ? फिर वो मिले मेरी मम्मी से, डैडी से, सबसे, सब ने पहचाना उनको, सब बड़े खुश हो गए। बोले कि अच्छा हुआ आप तो इतने बरसों के बाद हमें मिले, कहाँ थे, क्या है, एक दूसरे की बातें सुनी। फिर मुझसे मिले, बोले कि ये मालती जी आप क्या कर रही हैं आजकल। जी। तो मैंने कहा मैं तो आजकल गाने गज़लें वगैरह गा रही हूँ और थोड़ा सा उलझन भी है। तो बोले क्या है। मैंने कहा कि वो एक गज़ल है दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना। तो ये गज़ल जो जिसने लिखी है वो कौन है, मुझे अपनी गज़लें लिखवाना है। मुझे बहुत सारे ऑफ़र आ रहे हैं एल्बम के, लेकिन मुझे इस लाइन में कुछ पता नहीं है कि कैसे शायर को ढूंढा जाए, कैसे गज़लें बनाई जाए, क्या किया जाए। तो उसके लिए मुझे आपकी कुछ हेल्प चाहिए अगर कर सके। तो बोले वो शायर मैं तो हूँ। क्या बात है। वो तो मैंने लिखी है। अरे वाह, मैंने कहा ये तो काम बन गया, ये तो अच्छा हुआ कि आपने ही लिखी है।
हाँ। तो फिर उन्होंने कहा मेरे घर पे आ जाओ। और फिर हम लोग बैठते हैं और मैं सब बताता हूँ कैसे क्या होगा। उसके बाद रेगुलर मैं उनके घर जाने लगी और गज़लें ढूंढ ढूंढ के वो मुझे देते थे। अपनी गज़लें भी दी थी, कैसे रिकॉर्डिंग होगी, क्या होगा, कैसे सिलसिला सब आगे चलेगा, सारा उन्होंने मुझे गाइड किया, हेल्प की जी। और मेरे 2-3 एल्बम उसके बाद उनकी हेल्प से मैं बनाए बाहर कंपनियों के। जी जी। तो इस तरह से सिलसिला लंबा चला। फिर दूसरे जो उनके दोस्त वगैरह उधर मिलते थे, आते थे, अभी भी मिलते हैं, तो वो बाद में बोलते थे कि मालती जी आपकी गज़लें आपने ले ली कि अभी बाकी है। तो जी, तो वो गज़लों के रास्ते आपके दिल तक पहुँचे, लेकिन दिल तक पहुँचे कैसे? मतलब दिल का मेल कैसे हुआ, वो क्या घटना है वो बताइए। वो घटना ऐसी हुई ना कि धीरे धीरे जब ही वो मुझ पे डिपेंड होने लगे, मैं उन पे डिपेंड होने लगी। उनका घर बैचलर का घर था, कोई संभालने वाला था नहीं। तो वो जब कहीं बाहर जाते थे मुशायरे के लिए या इधर उधर काम से, तो चाबी मेरे घर पे छोड़ के जाते थे। अच्छा। हाँ, कि ज़रा देखना, घर में थोड़ा ध्यान रखना, ये करना वो करना। इस तरह से करते करते वो नज़दीकियाँ बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे एक दूसरे का खैर खबर लेते लेते। तो कभी प्रपोज किया उन्होंने, गज़लों के माध्यम से कुछ कहा आपसे कि उन्हें आपसे मोहब्बत है, या ऐसा कुछ फिल्मी स्टाइल में कुछ कहा, या अपने आप से आपकी समझ में आ गया कि? अपने आप से तो समझ में तो आया था थोड़ा बहुत। हाँ। लेकिन बात क्लियर उन्होंने की नहीं थी, क्योंकि वो इस मामले में बहुत थोड़े से शाय थे और इंट्रोवर्ट थे, तो बोलते नहीं थे कुछ भी इस तरह का। दूसरी 50 बातें करते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। तो मुझे इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन ऐसे ही हम लोग कार लेके जाते थे ड्राइव पे शाम को या रात को, कभी जब फुर्सत मिलती थी उनको या मुझे, तो हम लोग कार्टर रोड पे पान खाने जाते थे, घूमने जाते थे। तो वहाँ से एक बार लौट रहे थे तो रात को उन्होंने मुझे ड्रॉप किया और फिर कार उनकी थी, कभी उनकी कार होती थी, कभी मेरी कार होती थी। तो अपनी कार लेके वो मुझे छोड़ के चले जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक पर्ची दी, एक कागज़ दिया और उसमें बोले कि इसको पढ़ना, घर पे जाके पढ़ना जी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर पे गई, फिर मैंने वो पढ़ा, तो उसमें पूरी एक गज़ल थी, प्रपोज़ल की गज़ल थी। तो कौन सी थी वो गज़ल, ज़रा सुनाइए ना। सुनाऊं? अगर गा के सुना सकती हैं तो गा के सुनाइए, क्योंकि आप तो तरन्नुम में गाती हैं। जी। मुमकिन है सफ़र हो आसान, मुमकिन है सफ़र हो आसान, अब साथ भी चल कर देखे, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखे, मुमकिन है। क्या बात है, बहुत खूब। तो ये जो गज़ल आपने तरन्नुम में गाई, इस गज़ल के माध्यम से आपको पता चला कि अब आप उनके जीवन से बहुत करीब से जुड़ चुकी हैं और वो आपके जीवन से। तो फिर आपने भी कुछ उन्हें सुनाया, शायरी करके गा कर सुनाया, क्योंकि आप तो तरन्नुम में गाती भी हैं? तो नहीं, ऐसा कुछ मेरा नेचर नहीं है, थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल का। अच्छा। हाँ, तो अंडरस्टूड था, तो बस समझ गए। फिर उसके बाद काफ़ी फ़ोन पे ही मैंने उनको रात को फ़ोन किया 12 बजे, और फिर 1-2 घंटा फ़ोन पे ही काफ़ी बातें करते रहे और फिर समझ में आ गई, सारी बातें क्लियर हो गई उस वक्त। जी। और फ़ोन भी लैंडलाइन फ़ोन था उस समय? लैंडलाइन था जी। मालती जी, इस गाने से पहले आपने जिक्र किया कि फिल्मों में, जो गुजराती फिल्मों में काम करती थी, जिसमें बड़े घुड़सवारी के रोल मिलते थे, फाइटिंग के रोल मिलते थे, लेकिन अपने श्रोताओं को बता दूं कि आपको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप फाइटिंग भी करती होंगी। बड़ी नाजुक सी दिख रही हैं, एकदम नज़ाकत आपकी बोली में भी है और देखने में भी बड़ी नाजुक सी है। तो ये फाइटिंग और घुड़सवारी वाला मामला क्या था, ज़रा बताइए ना, कि ऐसा रोल किया आपने तो किस तरह किया, कोई याद बताइए।
नहीं, कोई मुश्किल आई थी? वो मुश्किल कोई नहीं आती है, लेकिन वो उसमें लास्ट में फाइट थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। तो नहीं की थी आपने? मैंने की है। हमारी एक बहुत अच्छी हिट हुई थी एक फिल्म, हाँ। आशापुरा मातानी चुंदड़ी। उसमें रविंद्र महाजनी हीरो थे, और लास्ट में कुछ शराब वराब पी के वो अपने आप को इतना ख़राब कर लेते हैं कि उनको बचाने के लिए फिर मुझे फ़ाइट करनी पड़ती है। तो उसमें बहुत फ़ाइट के सीन थे, घुड़सवारी के फ़ाइट के। तो सामने वाले को चोट वोट तो नहीं लगी? मतलब कहीं एकदम सिर्फ सीन ही था कि सचमुच फाइटिंग करनी पड़ी थी नहीं, आपको? सचमुच तो कुछ नहीं होता है, बस वो ऐसे ही रोल था। रोल ही ऐसा होता है। और सामने फाइटर भी ऐसे ही होते हैं जो कशका के गिर जाते हैं ज़रा सा ठोकर मारो तो। और यहाँ पर अपने श्रोताओं को हम बता दें कि मालती जी निदा साहब के बारे में बहुत सारी यादें साझा कर रही हैं। साथ में इनके बारे में बता दें कि आपने फ़िल्मों में तो काम किया ही है, अभी भी कर रही हैं, सिलसिला इनका जारी है। और आप कंपोज़र भी हैं, म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, और ख़ुद भी गाती हैं। तरन्नुम में गाया इन्होंने निदा साहब की गज़लें। अपने एल्बम्स के बारे में बताइए हमें, और कोई ख़ास एल्बम की याद है वो बताइए। एक तो हमें याद आ रहा है सुनो तुम, जो निदा साहब का आखिरी एल्बम था, तो उसमें आपने कंपोज़ भी किया है, उससे जुड़ी हुई? एक्चुअल उसमें कंपोज़र तो जाजिम शर्मा करके आर्टिस्ट हैं, वो गज़ल बहुत अच्छा गाते हैं जी। तो उनके कंपोजिशंस थे, और निदा साहब की सारी गज़लें थी उसमें, गज़लें नज़में भी हैं जी। लेकिन वो लोग चाहते थे कि दोहे भी उसमें डालें। जी जी। सब डिफरेंट उन्होंने नज़में, गज़लें, गीत सब लिया हुआ था जी। तो वो चाहते थे कि एक वैरायटी निदा साहब की दोहों की भी है, तो दोहे भी उसमें डाले जाएं। तो वो घर पे ही रोज़ सिटिंग होती थी उनकी भी, निदा साहब के साथ। तो एक दिन वो आए जाजिम शर्मा, और उन्होंने कहा कि मुझे निदा साहब दोहे का बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे दोहे कंपोज करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दोहे कैसे कंपोज होंगे। तो निदा साहब ने कहा कि ठीक है, ये मालती जी सुना देंगी। मैं ऑलरेडी प्रोग्राम में सब जगह दोहे गाती थी, मैंने कंपोज किए थे, तो उनको मालूम था। तो उन्होंने कहा कि ज़रा इनको सुनाओ दोहे, तो इनको आइडिया होगा कि कैसे इनको कंपोज करेंगे। तो मैंने हॉल में बैठ के उनको दोहे सुनाए, जाजिम शर्मा को, अतुल गंगवार को। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, आपसे क्यों नहीं गवाए, हम आप ही गा लीजिए। तो इस तरह से मेरी उसमें एल्बम में एंट्री हुई, तो मैंने दोहे उसमें गाए फर्स्ट टाइम। जी जी। तो उसमें ये दोहा भी शामिल था क्या कि मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। आपको बता दें कि ये तो मेरा भी पसंदीदा दोहा है, और इसी में बेसन की खट्टी चटनी जैसी माँ। नहीं, वो गज़ल वो अलग है। वो अलग है, अच्छा। तो ये खैर इसका एक एल्बम आया था, जगजीत सिंह ने भी इसे गाया है एक एल्बम में। जगजीत सिंह ने भी दोहे गाए हैं, लेकिन उन्होंने अपने तर्ज पे गाए हैं। जी। मैंने अपनी तर्ज पे गाए हैं। जी। तो हम सब इसे अपने एकाकीपन में गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और जब भी इस दोहे को गाते हैं, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, तो सचमुच अपनी माँ याद आती है, और माँ की तमाम बातें याद आती हैं, अपना बचपन याद आता है। और निदा साहब का माँ से गहरा जुड़ाव रहा है। उसके बारे में बताइए कि किस तरह वो अपनी यादें आपसे साझा करते थे, क्या बताते थे? नहीं, वो माँ की तो याद है, किसी से ऐसे उनकी आदत नहीं थी कुछ भी साझा करने की किसी के साथ। वो अपने अकेले में बैठ के खुद ही सोचते थे, और उसको जो भी उनके दिमाग में आता था, जो इमोशंस होते थे, वो उनके कागज़ पे उतर के आ जाते थे, तो सबको पता चलता था। उनकी आदत नहीं थी कुछ भी, कहीं भी कुछ भी बोलने की, चाहे घर हो या बाहर हो। जी। आप मिली थी उनकी माँ से? नहीं, आपकी मुलाकात नहीं, वो बहुत पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, मेरे मिलने से पहले ही। जी जी। तो उनके घर वालों से मुलाकात हुई बाद में आपकी? हाँ, उनके घर के लोग आते थे ना पाकिस्तान से, जी। तो सबसे मुलाकात हुई है। उनकी बहनें, उनके भाई वगैरह सब आए थे। जी। काफ़ी मेल जोल था उनके साथ मेरा। अच्छा, जो जिस एल्बम का हमने जिक्र किया, सुनो तुम, उस एल्बम से कोई दोहा हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं? सुनाइए। तो आप कुछ गुनगुना के बताइए।
मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार। मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार। दुख ने दुख से बात की, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार। मैं रोया परदेस में। मालती जी, निदा साहब के बारे में ये कहा जाता है कि जाहिर सी बात है कि उन्होंने फिल्मों में भी लिखा, फिल्मी गाने लिखते थे और एक नामचीन शायर थे, तो घर में महफ़िलें होती थी, लोग आते थे, तो उन महफ़िलों में आपकी क्या भागीदारी होती थी? आप कैसे लोगों से कनेक्ट करती थी, जुड़ती थी? कुछ यादें साझा कीजिए, किसी ख़ास कोई ख़ास याद है तो साझा कीजिए। जैसे जगजीत सिंह ने गाया है उनका एल्बम, ग़ुलाम अली साहब ने गाया है, यहाँ तक कि बाद में श्रेया घोषाल ने उनका एल्बम गाया है। जी। तो इन तमाम लोगों से तमाम कवि शायर घर में आया करते थे। कोई यादगार घटना आप बताना चाहती हैं? यादगार तो ऐसे ख़ास कुछ नहीं है, लेकिन जगजीत जी काफ़ी आते थे और क्लोज थे उनसे। क्लोज थे। और मोस्टली जो पॉपुलर गज़लें निदा साहब की उन्होंने कंपोज की है, वो मेरे घर पे मेरे हारमोनियम पे ही की है। अच्छा। और जब वो आने वाले होते थे, वो मूड बनता था उनका कंपोजिशन का या बैठने का, तो रात को ही मुझे फ़ोन करते थे, निदा साहब को फ़ोन करते थे, बोलते मालती को फ़ोन दो। फिर मेरे से बात करते थे और बोलते थे कि चने भिगा दो। अच्छा। मैं कहती थी क्यों? तो बोले मैं आ रहा हूँ कल। तो मैं कहती ठीक है। तो वो चने, वो छोले बनाते हैं ना हम लोग, चने, वो उनको बहुत पसंद था, वो मैं बनाती थी, वो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो वो चने खाते थे और अपना एक ड्रिंक छोटा सा इतना जेब में रखते थे, वो लेके आते थे। एक निदा साहब के लिए, अपने लिए ज़्यादा ड्रिंक नहीं करते थे वो, स्कॉच एक एक छोटा छोटा पीते थे दोनों। और पनीर लेके आते थे, तो थोड़ा सा बोलते थे इसको कर दो, तैयार कर दो पनीर को। तो मसाला वसाला डाल के वो पनीर और छोले, वो उनका स्पेशल खाना था शाम को। तो वो जब आते थे तो बड़ा मज़ा आता था, माहौल बड़ा अच्छा बन जाता था। क्या बात है। निदा साहब ने आपके लिए कौन सी नज़्म लिखी है, कौन सी गज़ल आपके लिए लिखी है? एक तो आपने बताई कि चिट्ठी में लिख के दिया था, पर बाकायदा जिसका एल्बम बना हो, फिल्मों में आया हो गाना? नहीं, ऐसी तो कोई गज़ल उन्होंने मेरे नाम की नहीं है, ना कभी बोला है, झूठ नहीं बोलूँगी मैं। मौका नहीं आया। जी जी। तो अब उनसे जुड़ी हुई आपके जहन में कौन सी याद है? कोई ख़ास याद बताइए। कोई घूमने जाने से लेकर कहीं बाहर जाती थी उनके साथ, खाने से जुड़ी हुई कोई बात, उनकी पसंद? हमारी शादी से पहले का एक वाक़या है। हाँ। बड़ा दिलचस्प, बहुत अच्छा है जी। मैं बहरीन गई थी प्रोग्राम के लिए। मैंने वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लिया था किसी होटल का, तो 3-4 महीने के लिए मुझे वहाँ जाना था। तो हम लोग का रेगुलर मिलना जुलना वो सब चालू था, लेकिन अचानक मुझे जाना पड़ा, तो मैं बहरीन चली गई। तो उनको बड़ा बुरा लगा, बोले कुछ नहीं वो, लेकिन डेली एक लेटर उनका आता था वहाँ पे मुझे कंटिन्यूस, या फ़ोन आता था या लेटर आता था। ये सिलसिला चलता रहा। फिर अचानक रहा नहीं गया उनसे, तो बोले कि मैं मिलने आता हूँ उधर। तो मैंने कहा आइए। तो वो आए, उनका दुबई में मुशायरा था जी। तो उन्होंने सोचा कि दुबई से बहरीन तो एकदम पास में ही है जी। तो मैं वहाँ से मिल लूँगा मालती को। तो आए वो दुबई से बहरीन आने के लिए। वहाँ पे एक पुल है जी, कुछ 2 घंटे का रास्ता है वहाँ से, और बाय रोड आप बहरीन जा सकते हैं, फ़्लाइट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना नज़दीक है। तो उन्होंने सोचा वहाँ से मैं जाऊँगा। जब वहाँ पे गए तो पता चला कि वीज़ा चाहिए, वीज़ा लगा के नहीं आए हैं आप इंडिया से। तो वहाँ से मुझे फ़ोन किया कि ये तो मैं यहाँ तक आया और अब फंस गया। ये तो नहीं जाने दे रहे मुझे जी। तो मैंने कहा मैं पता करती हूँ। बोले तुम आ जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं पता करती हूँ। तो मैंने मेरे स्पॉन्सर से पूछा
कि मुझे वहाँ जाना है बहरीन, तो अब दुबई जाना है और बॉर्डर पे ही जाना है, जाके मैं वापस आ जाऊँगी। तो बोले कि नहीं, तुमने वीज़ा नहीं लगवाया। बहरीन से आने से पहले तुम्हें वहाँ के दुबई का वीज़ा लगा के आना चाहिए था, तो ही तुम जा सकते हो, अभी यहाँ वीज़ा नहीं लगेगा जी। तो ये बड़ा कॉमेडी हो गई निदा साहब के साथ। फिर वहाँ से ही वो लौट गए बिना मिले। तो निदा साहब के मुशायरों में आप जाया करती थी? मुशायरों में मैं शरीक भी होती थी, मैं बहुत पार्ट लिए मैंने मुशायरों में। उनकी गज़लें तो वो गाते थे, वो मतलब सॉरी सुनाते थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे उन्होंने ट्रेन किया था, तो थोड़ा बहुत मैं लिखती भी थी, उनकी राय लेती थी, और इस तरह से फिर बड़े बड़े शायरों के साथ मुझे उन्होंने मौका दिया शिरकत करने का। जी। तो कहाँ कहाँ उन शायरों के नाम बताइए, कहाँ कहाँ आपने मुशायरे किए उनके साथ, और कैसा अनुभव था? फिर निदा साहब के लिए भीड़ सी लगती होगी, तो कोई याद साझा कीजिए। ऐसे तो कोई ख़ास तो याद नहीं है मुझे, लेकिन काफ़ी जगह पे गई हूँ मैं, और बड़े बड़े शायर में ये जावेद अख्तर के साथ भी मैंने एक मुशायरा पढ़ा था जी। और सूरत में था वो मुशायरा बहुत साल पहले, और बहुत जगह पे किया। अभी सारी जगह मुझे इतना याद भी नहीं है कहाँ कहाँ किया था। जी। तो कैसी प्रतिक्रिया मिलती थी लोगों की आपके लिए और निदा साहब के लिए? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिलती थी, बहुत लोग खुश होते थे। और मैं तरन्नुम में ज़्यादातर पढ़ती थी गज़लें, तो मैं जब पढ़ती थी तो बड़ा माहौल बन जाता था, मुशायरे का एकदम माहौल चेंज हो जाता था। तो बड़ा लोग तारीफ़ करते थे कि निदा साहब, ये मालती जी तो पूरा माहौल बदल लेती हैं, जब ये शुरू करती हैं तो एक या दो गज़ल ही पढ़ती है, लेकिन पूरा माहौल अपनी तरफ ले लेती हैं, सब जी। बड़ी तारीफ़ करते थे। तो कोई गज़ल सुनाइए ना जो आपने लिखी है, आपकी खुद की। जो मुशायरे में मैं पढ़ती कोई गज़ल सुनाइए जो आपने कही है, हाँ जी, मुशायरे में पढ़ी हो। जी, ये गज़ल है, काफ़ी पसंद करते थे लोग। कलम हाथ में है, लिखूं तो लिखूं क्या, कलम हाथ में है, लिखूं तो लिखूं क्या, नहीं मानता दिल धड़कता बहुत है, इसे जब भी पढ़ना अकेले में पढ़ना, इसे जब भी पढ़ना अकेले में पढ़ना, तेरे नाम का खत महकता बहुत है, कलम हाथ में है। कभी चांदनी सी बिखरती है हर सो, कभी फूल खिलते हैं, उड़ती है खुशबू, तेरी याद मिलने को आती है जब भी, तेरी याद मिलने को आती है जब भी, मेरे घर का कमरा चमकता बहुत है, तेरी याद मिलने। वाह, जहाँ बैठ कर हमने देखे थे बादल, तुम्हें याद करता है शायद वो पीपल, मैं जब भी गुजरती हूँ उस रास्ते से, मैं जब भी गुजरती हूँ उस रास्ते से, मुझे देख कर वो लहकता बहुत है, मैं जब भी गुजरती हूँ उस रास्ते से, मुझे देख कर वो लहकता बहुत है, कलम हाथ में है, लिखूं तो लिखूं क्या, नहीं मानता दिल धड़कता बहुत है, कलम हाथ में है। वाह, क्या बात है। तो आपकी इन गज़लों पर निदा साहब की क्या प्रतिक्रिया होती थी, क्या रिएक्शन होता था उनका?
अच्छा लगता था उनको, बड़े खुश तारीफ होते करते थे, थे। बड़ा शौक से लेके जाते थे बड़े बड़े मुशायरों में कि मालती जी का भी नाम लिख लो। जी, हाँ। क्या बात है। अच्छा, अभी तक आपने निदा साहब की बड़ी शीरीं बातें बताई, मोहब्बत भरी बातें बताई, जी। लेकिन मोहब्बत में अगर थोड़ी तकरार का रंग ना हो तो थोड़ा फीका भी लगता है, और तकरार नहीं होती ज़िंदगी में ऐसा मुमकिन भी नहीं होता। तो वो बातें भी ज़रा साझा कीजिए, कभी आपसे उनकी मनमुटाव हुआ हो, कोई झगड़ा किसी बात को लेकर? उनका नेचर बड़ा अजीब सा था। कोई एकदम से न वो चिल्लाते थे, न वो बातें ऐसी ज़ोर ज़ोर से करते थे। बहुत ही सलीके से अगर कुछ भी कहना हो तो कहते थे। बड़े सलीके से कहते थे, तो सामने वाले को बुरा नहीं लगे। जी और मेरा भी नेचर नहीं था उलझने का किसी बात के लिए। जी। थोड़ी देर के लिए कुछ बुरा लग गया तो मैं अपने कमरे में जाके बैठ जाती थी खामोशी से, और वो भी अपने काम में उलझ मसरूफ़ जाते हो थे, जाते थोड़ी थे। देर के लिए बैठ जाते थे। और थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग नॉर्मल हो जाते थे। हमारे कभी ऐसे मनमुटाव या झगड़े या जो आम जनरल होता है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे मालूम भी नहीं है कि झगड़े कैसे होते हैं आम जी पति पत्नी के बीच में। जी। वो तो आपको देख के भी लग रहा है आप किसी से झगड़ ही नहीं सकती तो कभी रूठी हुई हो, रूठने पर कोई उन्होंने शायरी आप पर की कि शायरी करके आपको नहीं मनाया नहीं, हो? वो कुछ भी बिहेव ही नहीं करते थे इस तरह का कि कुछ जाहिर हो। अच्छा। सब अंदर अंदर ही समझ लेने का, बस हाँ, अंडरस्टूड आंखों मामला। आंखों में इशारे होते थे। आंखों आंखों में, जी। हाँ। तो मतलब ये खामोशी बोलती थी, यूं कह सकते हैं कि जी, क्या बात समझ है। में आ जाता था कि हाँ अब ये मामला है, ये गड़बड़ है, या इनको अच्छा नहीं लगा है, तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। अमूमन एक शायर और गीतकार की ज़िंदगी बड़ी ऐसी होती है, बड़ी मकबूल होती है, और साथ में बड़ी मसरूफ़ियत होती है उनकी ज़िंदगी में। और निदा साहब के बारे में तो सभी लोग बताते हैं कि लोग उनके घर आते थे, घंटों घंटों बैठते थे, महफ़िलें होती थी। तो आपकी उसमें भागीदारी क्या रहती थी? ये तो आपने इसका ज़िक्र किया, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था कि इतने देर तक लोग आते हैं, इस बात को लेकर कभी कोई टकराव, या आपके भीतर आपको ऐसा लगता था कि कुछ ऐसी बात, कोई यादगार बात बताना चाहती हैं? एक्चुअली क्या था कि वो जो अपनी महफिल जमाते थे ना, उसमें मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं डालते थे वो। अच्छा। मुझे अलग रखते थे इन सब बातों से। चाय बनाती थी आप? हमने सुना चाय है वाय थोड़ी बड़ी सी अच्छी बना चाय ले बना कर ले आती थी, सुना है। थोड़ी बहुत चाय वाय बना लेती थी। बाकी बैठती थी, मैं सबके साथ बैठ के बातें करती थी, बीच में बैठती थी। लेकिन वो खुद ही पूरा माहौल संभालते थे, और ज़्यादातर खिचड़ी बना के लोगों को खिलाने का उनका बहुत शौक था। और ख़ास ख़ास लोग ही आते थे जो स्पेशल उनके चाहने वाले थे, जो दोस्त उनके बहुत करीबी थे, उनको ही वो बुलाते थे, और उनके साथ ही देर तक रात को बैठते थे, ड्रिंक करते थे। जी ज़्यादा कुछ मुझे नहीं बोलते थे कि मैं सबके लिए खाना बनाऊं या सबके लिए चाय बनाऊं या ये करूं वो करूं। मुझे आप बैठो मालती जी, मुझे ऐसे बिठा के रखते थे, फिर खुद ही सब संभालते थे। क्या बात तो है। इसीलिए कोई मनमुटाव उसमें होता ही नहीं था। मुझे कोई टेंशन नहीं रहता था कि आएंगे जाएंगे, अपने आप हंसते बोलते। और मेरे साथ भी बहुत सब लोग मिलके मिक्स होके रहते थे। और अभी भी आज भी लोग सब मेरी खबर लेते हैं, उनके जो जितने भी दोस्त जो खा पी के घर पे आके एंजॉय करके गए हैं, सब मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे पूछते रहते हैं फ़ोन करके, मालती जी ठीक है ना आप? जी, पंकज उधास और चंदन दास ने भी उनकी गज़लें गाई हैं, उनका भी घर पे आना जाना होता था? हाँ, तो पंकज उधास नहीं आए हैं इतने खास। हाँ, चंदन दास ने। हाँ, उन्होंने इतनी गज़लें भी नहीं गाई है, एक आध गज़ल गाई है मेरे ख्याल से। लेकिन चंदन दास ने बहुत पूरे पूरे एल्बम बनाए हैं निदा साहब के साथ। तो वो भी घर पे आके बैठ के सब कंपोजिशन करते थे, और बहुत गहरे दोस्त थे। और चंदन दास और मैंने टीम बनाई थी, और हम लोग कनाडा भी गए थे प्रोग्राम करने के लिए। और कुछ 4 साढ़े 4 महीने हम कनाडा में रुके थे प्रोग्राम करने के लिए। जी। अब ज़रा हमें बताइए, निदा साहब के कौन से गाने आप अपने अकेलेपन में गुनगुनाती हैं आज? किस तरह याद करती हैं उन्हें, किन गानों के ज़रिए? तुम्हारी पलकों की चिलमनों में, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये गाना। गाती भी हैं या सिर्फ याद करती हैं? नहीं, मैं
गाती कम हूँ, ये गाना तो बहुत पसंदीदा है मेरा। अगर एक लाइन गुनगुना दे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये गाने के लिए वो अजनबी कौन हो तुम, वो बड़ा स्वीकार किया मैंने। स्वीकार किया मैंने, वो बड़ा अच्छा गाना है उनका। जी। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है, सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है, अजनबी कौन हो तुम। क्या बात है। दुनिया में आपकी बात पहुंच रही है, पूरी दुनिया में, विविध भारती के माध्यम से। तो अब चलते चलते कुछ खास बात कहना चाहती हैं अपने बारे में, निदा साहब के बारे में? निदा साहब के बारे में तो यही कहूँगी मैं कि महफिलों में बहुत गुम रहने वाले थे वो, लेकिन अपनी ख़ास महफिलों में ही, जैसे मैंने अभी बताया कि लोगों को खाना वाना खिलाते थे, खिचड़ी बनाते थे। लेकिन एक कमी उनके अंदर, जो उनकी फैमिली छूट गई थी, पाकिस्तान सब चले गए थे जी, और घर जो उनका छूट गया था, वो कमी बहुत गहरी उनके दिल में हमेशा बसी हुई थी। और जो वो उनके दोहे में नजर आई, दोहों में और गज़लों में बहुत जगह पे वो बताते रहते थे अपने जज्बात से। लेकिन जब मेरे साथ उनकी करीबी दोस्ती हो गई और धीरे धीरे जो हम लोगों ने फिर घर बसाया, तो धीरे धीरे वो एक खलिश जी थी ना उनके दिल में, खलिश, वो फिर धीरे धीरे कम हो गई। और उसके बाद जब ये हमारी बेटी तहरीर का जन्म हुआ, तो उसके बाद वो पूरा उस माहौल से निकल गए थे। जी। और पूरा फैमिली का जो उनको एक माहौल चाहिए था, वो अपनी घर को जो खो चुके थे, वो उनको वापस मिल गया था। जी। वो बहुत अच्छा बाद में मुझे लगा कि ये हम कुछ कर सके उनके लिए। जी। तहरीर का जिक्र आया है, तो तहरीर के लिए उन्होंने कोई नज़्म लिखी है, कोई गज़ल लिखी है? उन्होंने एक जयपुर की छोटी सी शॉपिंग, ऐसी एक लिखी है गज़ल, छोटी सी पोएम लिखी है, छोटी सी शॉपिंग। याद है आपको? हाँ, मैं सुना सकती हूँ, सुनना चाहें तो आप। बहुत अच्छी पोएम है। जयपुर जाके वो सब लाते थे ना उसके लिए कपड़े वपड़े, जहाँ भी बाहर जाते थे, जहाँ भी, वहाँ से कुछ न कुछ तहरीर के लिए लेके आते थे हमेशा। जी। तो ये उन्होंने जयपुर गए थे तो वहाँ से शॉपिंग की थी और वहाँ पे ये लिखा था, गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा। क्या बात। गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा, उससे मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा। क्या बात है। छोटी सी ये शॉपिंग थी या कोई जादू टोना, लंबा चौड़ा शहर अचानक बनकर एक खिलौना। वाह। दाढ़ी पगड़ी ऊँट छोड़कर, इतिहासों का जाल तोड़कर, आ से अम्मा बा से बाबा बैठा बाँच रहा था, 5 साल की बेटी बनकर जयपुर नाच रहा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो तहरीर भी कुछ लिखती है, लिखने में शौक है? नहीं, अभी तो उसको कुछ शौक नहीं है, अभी तो पढ़ाई कर रही है अपने ध्यान से। ठीक जी। जी। तो तहरीर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और मालती जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी सारी दिलचस्प बातें श्रोताओं से आपने साझा की, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।